पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी राष्ट्रपति भवन ठीक से छोड़ भी नहीं पाए कि उनके कार्यकाल पर उंगलियां उठने लगीं। उंगलियां कार्यकाल के दौरान भी उठीं, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उन पर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले गंभीर आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा है कि निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां संविधान को अनेक बार कुचला गया, चाहे वो अनुच्छेद 370 हो या फिर नागरिकता कानून, अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो। उन्होंने संविधान के नाम पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया। महबूबा मुफ्ती के आरोप सही हैं या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख भले ही है, संसद का प्रमुख भले ही है, देश का प्रथम नागरिक भले ही है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार की इच्छा के विपरीत वो कर ही क्या सकता है। रामनाथ कोविंद तो जब राष्ट्रपति बने थे तब वो एनडीए के उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी में रहकर उन्होंने राजनीति की, कई पदों पर रहे, लेकिन यदि कोई दूसरा राष्ट्रपति होता या अलग विचारधारा का होता तो क्या महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल उठाए हैं उनमें वो कुछ कर सकता था? नहीं कर सकता था। आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार हैं और बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर और सबसे प्रतिष्ठित होता है। ये जरूर है कि समय समय पर इस पद पर बैठे लोगों की इतनी आलोचना हुई कि पद पर बैठे व्यक्ति के साथ उस पद की गरिमा भी धूमिल हुई, लेकिन ये भी लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है। राष्ट्रपति की अपनी कोई विशिष्ट विचारधारा नहीं होती, वो तो समय और परिस्थितियों के अनुसार जो बात देश के हित में हो वही उसकी विचारधारा और सिद्धांत बन जाती है। राष्ट्रपति बनने से पहले उस पद पर बैठे व्यक्ति की भले ही कोई विचारधारा रही हो। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया और उसके मुताबिक भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब होता है कि राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा। भारत में राष्ट्रपति ही राष्ट्र का मुखिया है। संविधान के अनुच्छेद 53 के मुताबिक कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और बाद में अन्य मंत्रियों और तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, मसलन निर्वाचन आयुक्त, सीएजी इत्यादि। इसके अलावा राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को क्षमादान देने की भी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति ही अनुच्छेद 352, 356 और 380 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं। कहने का मतलब ये कि सरकार जो भी काम करती है वो राष्ट्रपति के नाम पर करती है। प्रधानमंत्री एक तरह से राष्ट्रपति के सबऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि राष्ट्रपति ये सारे काम उस प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं जिसे उन्होंने खुद नियुक्त किया हुआ होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते जरूर हैं, लेकिन इसमें भी वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा सांसदों वाले दल के नेता को ही बुलाते हैं। हाँ, उस समय उनकी थोड़ी बहुत इच्छा चल जाती है जब संसद में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। चूंकि भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय है और कार्यपालिका की शक्तियां संसद में निहित होती हैं, इसलिए राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान ही होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों के बहुमत दल का नेता होता है। पर ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति पूरी तरह से सरकार की इच्छा से ही काम करे। अपने विवेक का प्रयोग करने की शक्ति भी उन्हें संविधान से मिली हुई है। संसद के दोनों सदनों से पारित किसी भी विधेयक को वो दोबारा विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं। लेकिन 2 साल बाद जनता पार्टी के शासनकाल में हुए 44वें संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह उन्हें माननी पड़ेगी। कई राष्ट्रपतियों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया भी है और महबूबा मुफ्ती शायद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी ऐसी ही उम्मीद कर रही हों। इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन का नाम खास तौर पर उल्लेखनीय है, जिन्होंने 2 बार किसी चुनी हुई राज्य सरकार को बर्खास्त करने संबंधी केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को वापस कर दिया था। 1997 में संयुक्त मोर्चे की सरकार में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे।
केंद्र ने यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार को बर्खास्त करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। एक साल बाद ही केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। उनकी सरकार ने बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी थी, लेकिन इस बार भी के.आर. नारायणन ने अपने विवेक से निर्णय लिया और केंद्र सरकार की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। ऐसे और भी उदाहरण हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां बहुत कम आती हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करने को बाध्य होता है। हाँ, यदि वह संविधान के दायरे में रहकर अपने विवेक का प्रयोग करता है, मंत्रिपरिषद का कोई फैसला उसे उचित नहीं लगता, तो वह पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य जरूर है, लेकिन मंत्रिपरिषद की नाराजगी का उस पर जल्दी असर नहीं होता, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है।